नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आज एक बड़ी बहस इस मुद्दे पर हम करना चाहते हैं कि आखिरकार कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या कश्मीर में आम जनता का यह रोष है जो प्रतिबिंबित हो रहा है पत्थरबाजी के जरिए, या दरअसल यह पाकिस्तान की सुनियोजित योजना है जिसके तहत भारत सरकार की तमाम कोशिशों को धता बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज के बच्चे बाहर निकलकर सुरक्षा बलों की मुखालिफत करने लगे तो बात सोचने की पड़ती है कि आखिरकार क्या गलत है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हम दिल्ली में या पूरे देश भर में बैठी जनता तय नहीं कर पा रही कि आखिरकार कहां और किस तरफ गड़बड़ हो रही है। उस गड़बड़ को अगर ठीक ना किया तो क्या कश्मीर के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। वो प्रदेश जिसे हम अपने देश की शान समझते हैं, क्या वो नाक हमारी धीरे धीरे खुद हम अपने आप हिला रहे हैं। आइए इस पर करते हैं एक विस्तृत चर्चा। हमारे साथ संजय झा जी कांग्रेस से, जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, अली मोहम्मद सागर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, राकेश सिन्हा जी आरएसएस से, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आलोक बंसल जी, मौलाना अंसार रजा साहब, वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी, अमित रायना जी और ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब हैं। आप सबका स्वागत है। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि कैसे आज कश्मीर एक विस्फोट के मुहाने पर है और अब हमने अगर कश्मीर को न संभाला तो शायद हमें कोई माफ नहीं करेगा। कश्मीर घाटी पिछले एक साल से किस तरह धड़क रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। हिंदुस्तान की जन्नत को किस तरह चंद लोग जख्मी करने पर तुले हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। भीड़ के हाथों में बेहिसाब पत्थर हैं और निशाने पर हैं उन्हीं की रक्षा में जुटी हिंद की सेना। कश्मीर के कुछ कट्टरपंथियों ने वहां की आबो हवा में मानो जहर घोल दिया है। सेना के काफिले पर पत्थरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बीतते दिन के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की है, जहां पहली बार कॉलेज के स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में बाहर निकले। उनके हाथों में पत्थर थे। युवाओं ने सेना के काफिले पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। मजबूरी में सेना को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये अलगाववादियों की नई रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने अब छात्रों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों पर हमला तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि अलगाववादियों ने डरा धमकाकर छात्रों को अपने साथ जोड़ लिया है। उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। उन्हें भड़काकर अपने ही देश की सेना पर हमले के लिए उकसाया जा रहा है। कश्मीर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुलिस वालों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। श्रीनगर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट की सेवा भी कई इलाकों में ठप कर दी गई है। कश्मीर के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात पर बहस छिड़ी है। पुलिस वाले अपने घर नहीं जा सकते हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। सेना सदा अच्छे काम करती रही है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। युद्ध काल में, आतंकवाद में वो अपनी भूमिका तो निभाते ही हैं, हम सब उससे परिचित हैं, परंतु शांति काल में जो ये कार्य करते हैं उसकी शायद अक्सर इतनी चर्चा नहीं होती। हकीकत ये है कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से शुरू हुई हिंसक झड़पों का सिलसिला जारी है। अलगाववादियों ने भी इस बिगड़े हुए हालात का भरपूर फायदा उठाया है। लेकिन इन सब के बीच सुलगता सवाल ये कि आखिर कश्मीर को बर्बाद करने पर आमादा उपद्रवियों पर काबू कैसे पाया जाए। जन्नत को जहन्नुम बनाने पर आमादा पत्थरबाजों पर नकेल कैसे कसी जाए और अमन बहाली का वो फॉर्मूला कैसे तैयार हो कि घाटी में जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर के ये हालात चिंताजनक हैं, लेकिन उससे बड़ी चिंता का विषय है जब कश्मीर के इन हालातों पर राजनीति होती है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा अली मोहम्मद सागर साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनावों के दौरान और उसके बाद से लेकर अब तक पत्थरबाजी पर जो राजनीति का दौर शुरू किया है, क्या ये अपने आप में सही है? क्या आप राष्ट्रहित की बात करते हैं या दरअसल निजी हित की बात कर रहे हैं? देखिए अजय साहब, ये बात बिल्कुल गलत है जो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजी पे सियासत कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आपको वो चीज़ बताई है जो हकीकत है, जो ग्राउंड में पाई जा रही है।
आप अभी बात कर रहे थे कि ये हमारे हिंदुस्तान, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन उस ताज को कौन ज़ख्म पहुंचा रहा है? यही कश्मीरी लोग एक दफ़ा पाकिस्तान के रेडर से आपने ये पूछा कौन जख्म पहुंचा रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन ये नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल नहीं है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी, अगर पहले देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में आपने कभी भी मुल्क के जो कायदीन है, मुल्क के जो लीडरान हैं, उन्होंने कभी भी सही रवैया इख्तियार नहीं किया है, एक हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं किया। देखिए अच्छा, क्या रवैया होना चाहिए जो आपकी सरकार साहब से लेकर आपकी सरकार के समय जो रवैया था, उस रवैये में और आज के रवैये में क्या फर्क है? वही मैं कह रहा हूँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। आप अगर कहने देंगे तो ठीक है, नहीं कहने देंगे तो फिर आपने सवाल क्यों पूछा? सिर्फ ये याद करिए कि आप चीफ मिनिस्टर हो जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे, क्या वादे किए गए थे? जो वादे हिंदुस्तान के क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। सरकार आपकी नाकाम रहे, सरकार आपकी नाकाम रहे, वादे भारत सरकार पूरे करे। मैं सिर्फ ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो अभी विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, सागर साहब, वही तो मैं जानना चाहता हूं। आइए हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। हम भाषण नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कई हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपसे बातचीत करेंगे और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे देश का ये मसला है। मैं आपसे सागर साहब, अभी जो एक्सपर्ट आपके पास है कौन? बिल्कुल तुमसे बड़ा सागर साहब, तुमसे बड़ा मुझे सिर्फ इतना नहीं, हम सब कश्मीरी तो नहीं है जितने आप हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है, आप क्या जानते हैं कश्मीर के बारे में? सब जानते हैं आपसे, हम सब जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला इसी दिल्ली शहर में कह करके गए थे कि अप्रैल में फिर दंगा होने वाला है, मुझे बताइए। इसी दिल्ली में आपने मुल्क की ओपिनियन, फारूक अब्दुल्ला को सब कुछ बताइए। चलिए सागर साहब, मैं इस डिबेट को जरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सागर साहब, मैं इस डिबेट को जरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट किया गया उमर अब्दुल्ला के द्वारा फौज के बारे में, ये वीडियो जिस पर एक पत्थरबाज को जीप पर बिठाकर घुमाने का ये वीडियो, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने इसका ट्वीट किया। उसका क्या प्रतिकार निकल कर आया आप जरा देखिए, ये है वो वीडियो। अब यही सवाल मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास लेकर चलता हूं। जनरल प्रसाद, ये बताइए कि इस वीडियो को सबसे पहले एक राजनीतिक दल के नेता ने पॉपुलराइज किया और उसके बाद पूरी ट्विटर पर यह बात छाने लगी कि कैसे फौज ज्यादती कर रही है। क्या यह वास्तविकता है जम्मू कश्मीर की? देखिए, ये बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा एक किस्म के देश के अगेंस्ट हैं। असलियत अगर सोचना चाहते हैं तो इसमें सोचें कि इसके पीछे साजिश किसकी है और किसकी साजिश का ये हाथ बटा रहे हैं। ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से और इसका हाथ बटा रहे हैं हमारे नेता जो फौज की इस तरह से बुराई करते हैं। दो तीन बातें आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ सब इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं। सच का आपने ठेका ले रखा है। सागर साहब, अफसोस की बात, सागर साहब सच बोलेंगे। सागर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की आवाज बिल्कुल। जनरल प्रसाद प्लीज आप बोलें। जो मैंने इन्हें कहा वो बड़ा बुरा लगा जी, इसकी माफी चाहता हूँ। इन्हें बुरा अवश्य लगा होगा, लेकिन जनशंकर प्रसाद इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप सही बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। एक मेरी बात सुन लीजिए, मत मांगो। अच्छा खैर, बात इसको छोड़ो यार, अकल की बात करने दो मुझे 2 मिनट प्लीज जी, प्लीज। या तो फिर अकल की बात नहीं सुनी तो देखिए, एक इंसर्जेंसी में सब इतने बुद्धिमान लोग आप लोग सब बैठे हैं। जो दुश्मन होता है वो इंसर्जेंसी को बढ़ोतरी देता है, हाँ, और बढ़ोतरी देने के लिए इस पे ट्रेनिंग पैम्फलेट बनी हुई हैं जो कि इंसर्जेंसी के माहिर लोग हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने ट्रेनिंग पैम्फलेट बनाए हैं और उसमें लिखा है कि किस तरीके से इंसर्जेंसी को आगे बढ़ाया जाए। ये पैम्फलेट हमारे भारत में भी जो हमारी एजेंसीज हैं उसको पढ़ती हैं, उसकी सिखलाई भारत के सेना को, अफसरों को मिलती है। देखिए जरा सा सुन लीजिए कि जो भी इंसर्जेंसी में होता है जी, उसकी जो पैम्फलेट है, जैसे कि हम चाइना से लड़ते हैं तो चाइना की हम स्टडी करते हैं कि चाइना की आर्मी किस तरह से बनावट है, किस तरह से टैक्टिक है, किस तरह से लड़ती है। उसी तरीके से पाकिस्तान की हम लड़ाई देखते हैं किस तरह से करती है। उनकी पैम्फलेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं।
इसी तरह से इंसर्जेंसी की भी मैनुअल्स हैं। अगर उस मैनुअल को कोई बुद्धिमान लोग पढ़ने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होगा कि उसमें क्या लिखा होता है कि इंसर्जेंसी वालों को क्या करना चाहिए, और जो ये कर रहे हैं वो ये पैम्फलेट्स में लिखा हुआ है। पाकिस्तान इनको बढ़ोतरी देती है और ये उसी चीज को बढ़ाना न समझ के कि ये किसी के बड़े भारी ट्रैप में फंस रहे हैं। फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके अपने व्यक्ति मारे जा रहे हैं, इनके अपने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनके अपने बच्चों की एजुकेशन खत्म हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जितेंद्र प्रसाद आपने यहाँ पर सामने रखा जी, बहुत मैं क्षमा चाहता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रखा और इसी पर जरा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी और पीडीपी की सरकार है आज जम्मू कश्मीर में, और जब से ये नई सरकार आई है तब से लगातार एक के बाद एक हालात बिगड़ने की खबरें आती जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, ऐसा क्या हुआ कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभा ही नहीं पा रही है? ऐसा क्यों है कि राज्य सरकार लोगों में अपने पैठ को मजबूत नहीं कर पा रही है? अलगाववादी क्यों वहां पर मजबूत हो रहे हैं? देखिए अजय साहब, मैं इस बात का जिक्र करूंगा सबसे पहले कि ये सरकार जो दो अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ी थी इलेक्शन, फिर भी साथ आए, उसका सिर्फ मुख्य कारण एक ही था कि हमें वहाँ पर एक ऐसी सरकार देनी है जो लोगों के जो तकलीफ़ों को दूर करे, एक खुशगवार माहौल बनाए कश्मीर में, और उसी के लिए अपने डिफरेंसेस को वी हैड सेट असाइड और हम फिर साथ हाथ मिला के वहाँ की जनता के लिए सरकार बनाई थी। लेकिन अफसोस की बात है चंद परसेंट कुछ लोग हैं, परसेंटेज में बहुत छोटे परसेंटेज लोग हैं जो वहाँ पर चाहते ही नहीं कि अमन का माहौल कायम रहे, और वहाँ पर अमन का माहौल बनाने में हम एक तरह से बाधा के तौर पे आते हैं। तो क्या ये लोग आपके सहयोगी हैं? वहाँ के जो, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ साहब, पूरी बात, क्या ये वो लोग हैं जो आज आपके साथ सरकार में कार्यरत हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो कि देश के साथ गद्दार है, देश के लिए गद्दार हैं। क्या आप सागर साहब की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? हम लोगों ने, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उठा रहे हैं? नहीं, मैं किसी कॉन्फ्रेंस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वहां पर छोटी सी तादाद में जो लोग हैं वो देश के लिए गद्दार हैं और देश का सागर साहब नहीं चाहते, वहां के लोगों के लिए का भला नहीं चाहते। सागर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर जफर इस्लाम साहब आपका नाम नहीं ले रहे, लेकिन संकेत आप ही की तरफ है। नहीं, आप और आपको आएगा क्या? जिन लोगों ने उम्र भर कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने हमेशा देश के झंडे को वहाँ रखा, आज आप उनको गद्दार कह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो आपकी सियासत का दिवालियापन है और आपकी नेशनलिज्म का दिवालियापन है। संजय झा जी, और हंसेंगे नहीं आप पे तो और क्या करेंगे? संजय झा जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर एक तरह से कश्मीर समस्या का समाधान निकालने का अपने हिसाब से कई कोशिशें की, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बीजेपी पर हमला बोलती है और पत्थरबाजी पर तथाकथित तौर पर राजनीति करती है। कांग्रेस क्या कर रही है? अजय जी देखिए, सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे फारूक अब्दुल्ला जी, वो चुनाव जीते हैं जी, तो कम से कम जनता की आवाज़ तो सुना जाए। देखिए 7% मतदान में वो जनता की आवाज है। देखिए, आवामी नजरिया को आप कभी भी नाकार और नजरअंदाज नहीं कर सकते। सारे लोग खड़े होकर के फारूक अब्दुल्ला को सलाम करेंगे तो मैं जरा बोलूं, जरा बीच में कोई न टोके तो मैं बोलूंगा अजय जी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं संजय जी आप प्लीज बोलिए। सही गलत क्या है ये तो दुनिया देख रही है। अगर तो अजय जी मैं यही कहना चाहूंगा कि आवामी नजरिया क्या है, आवामी नजरिया और ये सच्चाई यही है कि यदि वोटिंग 2% हो यार, वोटिंग इसका मतलब कि लोग आपसे कश्मीर में पत्थर मारे जाए उस पर बात कीजिए। अब इसका केंद्रीय और मैं समझता हूं कि राज्य की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। अब आप ये सोच लीजिए कि आज यदि हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 1990 के बाद इतने कम लोग वोट आने के लिए आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, मैं बीच में आपको रोकूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के लोभ में। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, पत्थरबाजी पर आप पत्थरबाजों के साथ हैं या देश के साथ हैं? देखिए 1 मिनट में उसका जवाब देना चाहूंगा जी। अच्छा, उसका जवाब बहुत ही आसान है जी। यदि हम लोग सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जी, तो क्या ये पीडीपी और बीजेपी की सरकार बताएगी कि वो जो 12,000 लोगों को जो चोट लगा, वो जो 400 लोगों बच्चे जिनकी आंखें अंधी हो गई,
जो 150 लोग जो मरे, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? तो 2010 में जब मरे थे लोग तब वो भारत के नागरिक संजय जी 2010 में आपकी सरकार में लोग मरे तब वो भारत के नागरिक नहीं थे क्या? और पंडित मार के निकाले गए तब वो नहीं थे। ये सब भारत के नागरिक है सारी कश्मीर समस्या। और मैं जरा बंसल साहब आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो राजनीति का जो हम कठौत रख देते हैं जिसमें हमेशा उबाल आते हैं, मैं आ रहा हूं सर, मैं सर एक मिनट साहब प्लीज हम सबको जरा शामिल कर लें, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। ये राजनीति जब तक होती रहेगी जम्मू कश्मीर में, क्या इस तरह की वारदातें नहीं होती रहेंगी? पत्थरबाजी पर क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी मैं संजय जी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने 12,000 युवकों की बात की। वो कर क्या रहे थे? पत्थर मार रहे थे। और किस पे मार रहे थे? सुरक्षा सैनिकों पर। उनकी जान को खतरा। कई बेचारे सैनिक हमारे मारे गए जिनके पास उनको मेडिकल हेल्प नहीं जाने दी। अगर उनके खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या हम देशद्रोहियों का समर्थन करें? और जहां तक सवाल इस उपद्रव का है, मेरे ख्याल से पहली बार कश्मीर में एक ऐसी सरकार स्थापित हुई है जो विभिन्न दलों की है और जो दोनों ही क्षेत्रों का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर रही है जी। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो सीमा पार से जो इन पृथकतावादी संगठनों के आकाम हैं, उनको लगता है कि अगर अभी इस सरकार को काम करने का मौका दे दिया गया तो फिर ये समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जिसके पास जनमत संग्रह है, जनमत समर्थन है, कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही हैं जिससे कि सरकार अपने विकास का जो एजेंडा है उसको आगे ना ले जा सके। उर्मिलेश जी, आपने भी कश्मीर पर बहुत काम किया है, लेकिन जो आज हालात हैं, जो जनाक्रोश आज दिख रहा है, क्या उसके लिए राजनीति प्रमुखता से जिम्मेदार नहीं है? देखिए अजय जी, आपका जो कार्यक्रम है, जिस तरह का माहौल है, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कश्मीर पर खुलकर बोलना, क्योंकि मैं कश्मीर का एक आम स्टूडेंट हूँ, कश्मीरी नहीं हूँ, वहाँ की हिस्ट्री को समझता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की, उसके लिए बोलना बहुत मुश्किल है। तो आप एक ज़रूर इंश्योर कीजिए कि जब मैं बोलूँ तो बीच में कोई दखलंदाजी ना करे, प्लीज़, वरना मैं नहीं बोलने के लिए भी नहीं प्लीज प्लीज आइए आइए। देखिए, पहली बात यह है कि अभी आज जो माहौल कश्मीर का है जी, मेरी जो समझ है कश्मीर के बारे में, वो ये है कि इसको ये कह देना सिर्फ कि ये पाकिस्तान द्वारा सब कुछ संचालित है, यह एक बेवकूफ़ाना वक्तव्य है। दूसरी बात कि मैं कभी ये नहीं कहता कि कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को पाकिस्तान प्रश्रय, समर्थन, संरक्षण नहीं देता रहा है, हमेशा देता रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसी दरमियान जी, पाकिस्तान के साथ संवाद के जरिए भारत की सरकार, चाहे वाजपेयी की रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, उन्होंने अलगाववादियों के साथ बातचीत करके, तरह तरह के पक्षों से बात करके सरकार और अवाम के बीच सीधा संवाद और प्लस ट्रैक 2 के जरिए जी उन्होंने जो हालात को बदला, इसको केवल पाकिस्तान से जोड़कर देखना, मैंने जैसा पहले कहा, गलत है। होम ग्रोन मिलिटेंसी का कश्मीर में एक नया दौर है। स्थितियां मैं कश्मीर को 94 से देख रहा हूं और 97 से एक जर्नलिस्ट के तौर पे कवर कर रहा हूं। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए गहरी चिंता का विषय है। केवल शोर मचाने से मसला ये नहीं हल होने वाला है। हमने कश्मीर की नब्ज को समझा नहीं। इतनी बेहतर जो यानी आपको लगता है कि मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार दोनों विफल रही है? मौजूदा केंद्र सरकार, अंतिम लाइन अजय जी, मौजूदा केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार ने कश्मीर जो पटरी पर आ चुका था उसको पटरी से बाहर कर दिया है। राकेश सिन्हा जी, इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। राकेश जी, देखिए, 4 बातें आप समझ लीजिए कश्मीर के बारे में। कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ता के साथ चली है जी, वो सुदृढ़ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों में वैचारिक अंतर रहा है, दोनों के सपोर्ट बेस अलग अलग रहे हैं, दोनों की प्रकृति अलग रही है। दोनों ने मिलकर जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया, यह भारत के भीतर और भारत के बाहर लोगों को हजम नहीं हो रहा है जी। वे कहते हैं कश्मीर तो एकदम हाथ से निकलने जा रहा है। अरे जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, और अभी आप अखबारों में फोटो और समाचार देख लीजिए, जब पुलिस के लिए, वहाँ के सरकारी दफ्तरों के लिए जब भर्तियां होती हैं तो जो लंबी लाइनें लग रही हैं जी। जो केंद्र सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसका जो अवेल किया जा रहा है,
जो कश्मीरी यूथ बड़ी संख्या में 2014 की तुलना में 2016-17 में कश्मीरी यूथ कश्मीर से बाहर दूसरे विश्वविद्यालयों में 3 गुनी संख्या में आए हैं जी। ये आंकड़े इनको नहीं समझ में आता है। ये आंकड़े क्या समझ में आता है? ये पत्थर फेंकने वाले को कहते हैं ये होम ग्रोन टेररिज्म है। अरे कश्मीरियों को गाली मत दीजिए, होम ग्रोन टेररिज्म मत कहिए। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में होम ग्रोन टेररिज्म है ही नहीं। ये ऐसा कह के आप कश्मीरी और भारत के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ये जो टेररिज्म है उसका प्रश्रय पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान का पैसा लग रहा है। समस्या क्या है? मैं कहूंगा कि हार्ड लाइन की जरूरत है और ज्यादा की नहीं जी, क्योंकि अगर आप पिछले 30 साल में देखें 1990 के बाद एक डिटरेंट लॉ में होता है जस्टिस जी, एक्शन। पिछले 27 सालों में आपने ऐसा कोई डिटरेंट नहीं देखा। आपके सेपरेटली से आज भी खुले घूम रहे हैं, तब भी खुले घूम रहे थे। यासिर मलिक जैसे लोग हैं जो आज मूवमेंट रन कर रहे हैं, उनके खिलाफ 30 मर्डर केसेस हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स के किलिंग केसेस हैं, मगर वो आज खुलेआम घूम रहे। तो अगर एज अ गैंग लीडर मुझे पता है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, तो मैं तो एक्ट करूँगा ही स्टेट के अगेंस्ट। और उम्मीद थी कि भाजपा की जो सरकार आएगी उसमें कुछ डिटरेंट्स होंगे, उसमें कुछ एक्शन होंगे, मगर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कौन सा 2 साल में ऐसा काम किया जिससे लोगों को कम से कम एक स्टेटमेंट ही उमर अब्दुल्ला जारी कर देते कि शांति बनाए रखिए, रिक्वेस्ट पीपल टू मेंटेन पीस। ऐसे कोई भी नहीं है। जो कुछ भी आया भड़काऊ आया, जो कुछ भी आया। सागर साहब, आपको इसकी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर ऐसा क्यों है कि जैसे ही आप सत्ता से बाहर हुए उसके बाद से आप एकदम हार्ड लाइन हो गए हैं, आपको अलगाववादी अच्छे लगने लगे हैं? जी जनाब, ये बहुत ये बात सही नहीं है। मेहरबानी करके लोग, देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए, सही बात कीजिए। मैं आपके जो स्टेडियम में तमाम अब्दुल्ला कहते हैं पीओके भारत के बाप का है। ये कोई भारत का राजनीतिक दे सकता है? ये भारत ही ऐसा एक देश है जो ऐसे और इसके पॉलिटिकल और इसके पॉलिटिकल बाप का ही है। आप हमें कहने देंगे कुछ, हमें फिर क्यों बुलाते हो? भारत के बाप का है। फारूक अब्दुल्ला और उसकी पार्टी के नुमाइंदे को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप इतने क्यों अखलाकी तौर आप क्यों गिर जाते हो? आप यहाँ डिस्कस करते हो या आप यहाँ गालियां निकालते हो? क्या करते हो आप? क्या देशभक्ति है आपकी? शर्म आती है मुझे आपकी देशभक्ति देख। गालियां तो क्या फारूक अब्दुल्ला को गालियां देते हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां देते हो? इससे कश्मीर में ठीक हालत करोगे? देशभक्त तो क्या करते हो आप? जिस तरह कहा गया था, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे कुछ साथियों को भेजेंगे, बात करेंगे, बातचीत होगी, बातचीत से ये चीज़ें बंद होगी, तशद्दुद बंद होगा, पत्थर बंद होंगे, टेबल पे आ जाएंगे सारे, बात करेंगे, बात से बात निकलेगी। एक ऐसा माहौल जैसा कि एक साहब फरमा रहे थे आपके कैसे बात होगी सागर साहब? वाजपेयी जी थे, यहाँ पर सुरक्षा बल सुरक्षित नहीं है, बात किससे करेगा? मेरी बात सुनिए, फिर आप पूछिए, डिस्कशन का आप पूछिए जनाब, आप पूछिए, खत्म कर दिया जाए। जो आपको पूछना है आप पूछिए। देखिए यही ऑडियंस को, तो इनको ऑन रखिए। अगर आप अपने ऑडियंस को, नेशन को इन्हीं क्या कर रहे हैं आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं या नागालैंड के बारे में बात कर रहे हैं? गलत बातें बोल रहे हैं और ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं सबको। आपने देशभक्ति का ठेका लिया है? मैं सुनिए इनका, आपके बाप का है, आपके बाप का है, मेरे बाप का है। सुनिए, नहीं आपके बाप का है कश्मीर, कश्मीर हमारा है। पहले आप कौन होते हो? होनी चाहिए बात करने की, आप बात कर रहे हैं। हर भारतीय का है जी कश्मीर। आपका तरीका नहीं है बात करने का, यही तरीका ये आप कश्मीर के बारे में बात करोगे? हर भारतीय का ठीक है सागर साहब, कश्मीर नहीं, आपका क्या तरीका है बात करने का? आपका तरीका है बात करने का? चला लो, जितने बम चला लो, भारत का हिस्सा रहेगा कश्मीर। जितने वो बात कहाँ हो गई? वो बात कहाँ हो गई? हमने कब कहा कि हिस्सा नहीं है? अरे तुम कह रहे बाप का है क्या? 370 भाजपा यहाँ आकर के कैसे जाता है? नहीं, आप क्या कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? गिलानी, मलिक और वो मीर वाइज जब डूब के मर रहे थे, हमारी आर्मी ने बचाया, और जब बच के चले गए तो बोर्ड लगा दिया इंडियन चॉपर इज नॉट अलाउड। क्या कर रहे हो जनाब? ऐसे शर्म नहीं आती है? कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? मिश्रा साहब ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो पत्थर फेंके जा रहे हैं ये जवानों पर फेंके जा रहे हैं, और ये जवान वहां पर गवर्नमेंट ड्यूटी में है। जो भारत का आईन है यह मुकर्रर ये करता है कि आप सेल्फ डिफेंस में काम कर सकते हैं। सरकारी ड्यूटी पर हैं तो आप सरकारी ड्यूटी में जो भी हस्तक्षेप करेगा उसके खिलाफ काम करेंगे, और सरकारी अगर कोई इक्विपमेंट
या सरकारी सामान टूटेगा तो करेंगे। ये पूरे राइट सोल्जरों से छीन लिए गए हैं और ये इसलिए छीन लिए गए हैं कि जितने अलगाववादी हैं और जो वहां के नेता हैं जो 7% वोट जीतते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, वो सोल्जरों के खिलाफ बोल रहे हैं। आज कश्मीर को लेकर समस्या ये है कि जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जहां सेना के साथ दुराचार और दुर्व्यवहार की बातें सामने आती है तो हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। जो लोग हमारे देश के रक्षक हैं, क्या उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? और अगर करे तो क्या उसे बर्दाश्त करना चाहिए? आइए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें जो अपने आप पे प्रदर्शित करती हैं कि कैसे भारतीय जवानों के साथ स्थानीय स्तर पर कुछ लोग और इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, कुछ लोग जानबूझकर बदतमीजी करते हैं। उसमें कुछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनियोजित तरीके से यह सब कुछ करते हैं। सवाल यह उठता है जनरल प्रसाद कि आखिरकार ये क्या है? इस मानसिकता को कैसे रोका जाए ताकि ये कुछ लोगों से आम लोगों तक न बन जाए? अभी मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि किसी ने कहा आपकी डिबेट में ब्रेक से पहले जी कि अगर आप सेपरेटिस्ट से बातचीत करेंगे तो पथराव बंद हो जाएगा और अगर बातचीत नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पथराव और बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब निकला कि पथराव बढ़ाना घटाना करना न करना किसी के हाथ में है और अगर उनसे बात करेंगे तो बंद करवा देंगे और अगर बात नहीं करेंगे तो पथराव और होगा। तो इससे साफ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है ये कर कौन रहा है। बिल्कुल। अब इसी के सवाल जफर साहब। अजय जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी मिश्रा साहब। पहली बात तो यह है कि अगर हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दें जी तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी भूल होगी और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में 101% है, पहली बात जी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे गवर्नमेंट या हमारे नुमाइंदों में अगर इनमें मेंटल बैंक्रप्सी है तब ट्रैक 2 की बात करो। ट्रैक 2 हिंदुस्तान में जिस तरीके चला है यह दलाली है। और दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आप यह जस्टिफाई करेंगे कि नागासाकी हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा था तो वहां पर 1,60,000 आदमी इंस्टेंटली मरे थे। इसके माने कि अमेरिकन सोल्जर बड़े बहादुर हैं। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर आंकड़े की बात करें 1947, 1965, 1971 कारगिल युद्ध, उसमें जितने आदमी मरे थे तो इसके माने यह है कि उन आंकड़ों को हम ले तो यह कहें कि भाई वो आंकड़े तो बड़े जबरदस्त थे। यह मैं कहता हूं कि यह जो बात है यह बात है टोटल आज जो सोल्जर मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ बोलना है। बिल्कुल उन्मेष जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं आपके साथ। मिश्रा जी से जरा ये पूछिए, मिश्रा जी जरा इनसे ये पूछिए जो आपके संग लोग बैठे हैं, ये क्या पथराव का कराना और रोकना इनके हाथ में है क्या? मुझे लगता है ये सवाल उर्मिलेश जी और सागर जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। उर्मिलेश जी शुरुआत में आपसे करूं। देखिए पत्थरबाजी को या किसी भी तरह की कार्रवाई को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है, चाहे वो जवानों पर हो आम नागरिक। करवा कौन रहा है? जी मैं आपकी बात सुन लिया। करवा कौन रहा है भाई? जी मैं आपकी बात सुन लिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब पैलेट गन्स चल रही थी वहां के नौजवानों पर, तब हमारे देश के जो रिटायर्ड आर्मी जवान या आर्मी ऑफिशियल्स या जर्नलिस्ट या ऑथर्स या पॉलिटिशियन उनमें कितने थे जो उसको बोल रहे थे। देखिए मैं एक बहुत संक्षेप में कहूंगा। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम करना गलत है। ये क्या कहना चाहते हैं? जब शंकर प्रसाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। अजय हम लोग वहां पर पूरा ये क्या बताना चाहते हैं? कश्मीर में क्या बताना चाहते हैं कि रिटायर्ड आर्मी अफसर सब झूठ बोल रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं सर? रिटायर्ड आर्मी अफसर को क्या लिंक कर रहे हैं? सर आप बहुत ही इज्जतदार, मैं आपके हम पर नहीं हूँ, मैं आपकी तारीफ को नहीं पसंद करता। अच्छा चल कोई बात बोलिए। मैं मिश्रा साहब प्लीज एक मिनट। मिश्रा साहब प्लीज मैं बैठा हूँ। एक सेकंड जी लेफ्टिनेंट जनरल बीडी इनसे ये पूछे कि कितने पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए, इसको कैलिब्रेट करने के लिए इसको क्या मिलता है वहां से? लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जैसा आदमी जो एक इंटेलिजेंट बेहद प्रतिभाशाली आर्मी ऑफिसर, उन्होंने भी जुलाई के बाद जो पत्थरबाजी वहां शुरू हुई उस दरमियान एक महत्वपूर्ण बयान दिया लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने, और उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या बुनियादी तौर पर राजनीतिक है और यह सिर्फ
मिलिट्री सुरक्षा तंत्र से हल नहीं की जा सकती है। इसके लिए बिल्कुल गलत है, इस पर 100% गलत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर गोलियां चलती हैं, पहले गोलियों को बंद किया जाता है, तब राजनीति होती है। बिल्कुल, जफर इस्लाम साहब क्या बात कर रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, कश्मीर की समस्या प्योरली पॉलिटिकल है। जी, हम लोगों ने वहां पर खून बहाया है। एक मिनट सागर साहब, जफर इस्लाम साहब प्लीज, टोटल अजय जी पूछिए सवाल, मिश्रा जी को थोड़ा रुकवा दीजिए। जी जफर साहब, सियासी मसला है, सियासी स्तर पर हल होना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी साझा सरकार, क्यों नहीं इस पर पहल हो पा रही? हमारी सरकार ने जो पहल किया है शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया, उनकी नाकामियों की वजह से आज जो हालात वहाँ बने हुए हैं। और हमने सिर्फ वहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कश्मीर जो आइसोलेटेड रहा है डेवलपमेंट से, विकास से, और हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से जो आज का यूथ जिसको 500 रुपए दे के वहाँ पत्थर फेंकवाया जा रहा है, वो कम से कम उससे हट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। आज उसको एंगेज नहीं किया जा रहा और उसके लिए जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, और उसके लिए जिम्मेदार जो है वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी है। उसके लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी। दोस्त, कश्मीर का मसला डेवलपमेंट का नहीं है, कश्मीर का मसला सबसे बड़ा डेवलपमेंट का मसला है। जफर साहब, यहाँ भी तो सियासत मत करो, हमारे सिपाहियों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। सियासी मसला है और सियासी राजनीति हो गई कश्मीर के मामले पे। प्लीज एक मिनट सागर साहब, मैं संजय जी को यहाँ शामिल करूँ। संजय जी, अगर मैं एक सेकंड, सागर साहब प्लीज एक मिनट, तो यही अगर सागर साहब और आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करूँ कि अगर कश्मीर के इकोनॉमिक्स की बात की जाए, मैं आपसे ऐसी तो 2011 के बाद से, कहने दीजिए, मैं सागर साहब आ रहा हूं आपके पास, आपके और संजय झा जी के पास आ रहा हूं, और आप दोनों से ये जानना चाहता हूं, 2011 के बाद से लेकर आज तक कश्मीर में इकोनॉमी के नाम, मिश्रा साहब प्लीज एक मिनट, सर कश्मीर में इकोनॉमी के नाम पर सब कुछ ध्वस्त होता ही दिखा। आज अगर कश्मीर के नौजवानों की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के नौजवानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर में है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आपकी सरकारें रही तब भी और आज की सरकार है तब भी। ये बताइए 500 रुपए कौन देता है? वही लोग के हाथ में दिए जाते हैं ना जिनके पास नौकरी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अजय जी, दो बातें मैं कहूंगा। बिल्कुल बताइए सागर साहब। अजय जी, दो बातें कहूंगा मैं, आप गौर से सुनिए। एक बात यह है कि जब हमने 2014 में छोड़ी, यहाँ बीजेपी के लीडरान है, दूसरे लीडरान है, उस वक्त जब इलेक्शन हुआ 80% लोगों ने पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया और 70% लोगों ने असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। आज आप कह रहे हैं, आज आप हालत देखिए, हालत कहां पहुंची लोगों की। और दूसरी बात, जिन्होंने वोटिंग करी, अभी जो बीजेपी के लीडर्स फरमा रहे हैं, इससे कहिए एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने क्या वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में वादा किया है कि आप उस एजेंडे की बात कर रहे हैं जो खुद आपकी सरकार ने कभी मुकम्मल नहीं किया। बाढ़ के दिनों की याद कीजिए किस तरह से आपकी सरकार ने लोगों को डुबा दिया था वहां पर। राहत के नाम पर कुछ नहीं था। संजय झा जी, खराबी और तबाही, संजय झा जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। प्लीज, आज जो लोगों में रोड इसका हल क्या है? आज बात छुपा रहे हैं, होनी चाहिए। बताइए संजय जी, आप भी जवाब दीजिए। सब अपनी ये है कि जिस तरह वाजपेयी जी के वक्त में, जी जनरल प्रसाद, ये है जनरल प्रसाद, जिस तरह वाजपेयी जी के वक्त में आपने टेबल पे लाया था, ये पता अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अजय देखिए, जब पहले इलेक्शन हुए थे कश्मीर में, उस समय सेपरेटिस्ट ने कॉल दी थी बाइकआउट करने की। हमें क्यों बुलाया? जवाब देने का मौका नहीं, हमें क्यों बुलाया? अरे अजय सुनो जी, जब पिछली दफा इलेक्शन हुआ था तब इन लोगों ने सेपरेटिस्ट ने बाइकआउट की अपील की थी और किसी ने बाइकआउट नहीं किया। अच्छी खासी वोटिंग हो गई थी और पॉपुलर सरकार बनी। अब जब इस तरह से इन्होंने देखा कि बाइकआउट से काम नहीं बनता है, लोग फिर भी चले जाते हैं, तो इन्होंने कहा इसको डिसरप्ट करो, डिसरप्ट करके इनको दहशतगर्दी पैदा करो, पत्थर मारो, जिससे इलेक्शन से डर के लोग ना आए। तो अभी ये स्ट्रैटेजी बदली हुई है। ये केवल और किसी बात मत जाइए, ये एक बड़ी साजिश है, एक सिखलाई है कि अगर आपने कॉल दी। जनरल प्रसाद, यही सवाल मैं जरा संजय जी से भी पूछना चाहता हूं। संजय जी, कांग्रेस तो एक नेशनलिस्ट पार्टी है,
आज कांग्रेस क्यों उन पत्थरबाजों के साथ खड़ी है? मैं दो चीज आपको कहना चाहूंगा अजय जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा जी। कि सबसे पहले तो यशवंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कश्मीर गए इंटरलॉक्यूटर बनकर। उन्होंने क्या कहा, और ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कुछ कहते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या वाजपेयी जी जो उनके बहुत ही जाने माने प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी यदि वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नहीं, के लिए आप तैयार और देश से आ रहे हैं, क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे? इसका जवाब दे प्लीज। प्रश्न पूछा। जफर साहब, दूसरी बात ये बहुत मुझे विचित्र लगा है कि आज एक शख्स जिसका नाम है फरूक अहमद दर, जो वोट करने के लिए गया था, उसको पकड़कर जीप में आगे लगा के उसको 15 गांव में घुमाया गया। पुलवामा वोट करने नहीं गया था, वो स्टोन पेल्टर था, दुनिया बात कर रही है। स्टोन पेल्टर और जनरल विक्रम सिंह था, यहाँ पर आपके कोई आर्मी के अफसर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जनरल विक्रम सिंह आइए बोलिए प्लीज, जफर साहब प्लीज बोलिए। कश्मीर में जो इस तरह के हालात है आज, उर्मिलेश जी और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पत्थर फेंकने वालों के साथ सख्ती बरतनी चाहिए। या तो उनके पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप है, उनको रोकना चाहिए, नहीं तो अगर बार बार इस तरह की हरकतें करेंगे तो इंडियन आर्मी को प्लीज जरूर लेना पड़ेगा एक्शन। राकेश जी, आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों बीजेपी और संघ परिवार की सोच पर प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी वजह से आज कश्मीर अशांत है। राकेश जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि देश की एकता और अखंडता के सवाल पर क्षुद्र राजनीति से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। मेरी आपत्ति उन लोगों पर है, कश्मीर पे तो स्टोन फेंक रहे हैं, उन पर कह रहे हैं वो बड़े निर्दोष हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए। जो लोग दिल्ली में कश्मीर की आज़ादी के नारे लगा रहे थे, उनके समर्थन करने वाले कौन बुद्धिजीवी हैं? इन बुद्धिजीवियों का चरित्र देखिए, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का समर्थन करते हैं, जब 78 सीआरपीएफ के जवान मर जाते हैं, उसका जश्न मनाने वालों का पीठ थपथपाते हैं, वही कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करते हैं। इनका चरित्र देखिए, ये दिल्ली में बैठकर ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी देते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, कश्मीर का डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। कांग्रेस के लोग सत्ता के लिए 47 में देश बांट दिए, ये आज भी बांटना चाहते हैं। इनका आप जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इनका मूल चरित्र ही है, कर्मचारी लोग, नेता लोग, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप राकेश जी का जवाब देना पसंद करेंगे। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि राकेश जी भी और जो भी सरकार के लोग प्रतिनिधि हैं वो ये बात को समझें कि अभी तक कश्मीर को जुलाई से लेकर अब तक जिस तरह से हल करने की समस्या को कोशिश की गई है वो पूरी तरह विफल है। मिलिट्री और सैन्य नज़रिए से कश्मीर को नहीं देखा जा सकता। दिक्कत क्या इस सरकार की है कि इस सरकार की कश्मीर नीति को चला कौन लोग रहे हैं? या तो वो इंटेलिजेंस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। कश्मीर को बड़ा विचार चाहिए, कश्मीर को हल करने का बड़ा विचार चाहिए। बड़े विचार की कमी सरकार में है। दो सवाल हैं यहाँ पर डिस्कशन का विषय है, वो यह है कि जिन पर पत्थर पड़ रहे हैं उनका क्या सोल्यूशन है? उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। जो पत्थर जिसके ऊपर पड़ रहे हैं उसका क्या सोल्यूशन है? कश्मीर के लेकिन इसका क्या प्लीज अगर ये डेवलपमेंट इश्यू होता तो स्टेट के 3 हिस्से हैं, तो जम्मू में भी ये समस्या होती और लद्दाख में भी ये समस्या होती। ये कश्मीर स्पेसिफिक नहीं रहती। समस्या है रिलीजन की, जिहादी नेक्सस की, और ये जिहादी प्रॉब्लम है जिसका फाउंटेन हेड पाकिस्तान है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग एक्शन की जो बात कर रहे थे हम अभी तक, अभी आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीआरपीएफ के जवानों पे बदसलूकी की जा रही थी। किस देश में, दुनिया किस देश में ऐसी बर्दाश्त की जाएगी हरकत? किसी भी देश में नहीं, मगर हिंदुस्तान में बर्दाश्त हुई, हिंदुस्तानी सरकार ने बर्दाश्त की, और यही आपकी वीकनेस दिखाती है। जी बंसल साहब, मैं बस 2-4 चीजें कहना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें सुन ली मैं उर्मिलेश जी की बातों से, इस बात से सहमत हूं कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है जी। पर एक चीज बताइए, ये समस्या का समाधान राजनीतिक अवश्य है, पर किसी भी समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने से पहले वहां सैन्य रूप से शांति स्थापित करना आवश्यक है। और जो आदमी पत्थर फेंक रहा है वो हिंसा पर उतारू है, और हिंसा का जवाब सेना को सिर्फ एक ही तरीके से देना आता है,
सैनिक को सिर्फ एक ही चीज ट्रेनिंग जाती है, शूट टू किल। चुनाव नहीं उसका, बीच में आप बोलिए मत। आप ऐसा भड़काने वाली बात मत कीजिए। देखिए पत्थर मारे आपको मार दीजिए। बिल्कुल सेना का ये उसका हल नहीं है, ये उसका हल नहीं है। अच्छा मौलाना साहब जी जो भी हो, क्या कह रहे हैं पत्थर फेंक रहा है उसके क्या कश्मीर के बारे में की जाएगी, जबरदस्ती ये बात अलग है। क्या आप कार्रवाई कीजिए भाई, हम पहले का न्यूज़ मारे तो क्या करें? मार दो आपको, मैं मर जाए हम। जहां आपने पत्थर उठाया ना आप निर्दोष रहे ना। बिल्कुल, जो हिंसा कर रहा है उसका जवाब हिंसा से ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये खास चर्चा, हम यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पत्थरबाजों से कैसे निपटा जाए। आप एक नौजवान हैं, ये जो सेना के साथ हो रहा है क्या ये हो रहा सही है? सर बिल्कुल सही नहीं है, और बीजेपी और पीडीपी को दोनों को पहले एक मत में सोचना पड़ेगा कि ये या तो मासूम है या आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं तो सीधे गोली मारो, मासूम है तो उनके लिए कुछ काम करो जिससे उन्हें रोजगार मिले। बहुत खूब जी, आप आइए, इधर आइए जी। सर ये जो कश्मीरी नौजवान नए बच्चे हैं, अगर हम उनको इसी तरीके से लें या उनको रोज़गार दिया जाए, हर इलाके से थोड़े थोड़े बच्चों को रोज़गार दिया जाए, तो हो सकता है उन्हें सुधरने का मौका मिले और वो हमारी समस्याओं को हल कर सकें। अब बड़ी बात ये निकल कर आ रही है रज़ा साहब, आज रोज़गार और इन तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन क्या ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब एक ऐसा देश जो कि हमारे देश की कमज़ोरियों को भुनाने पर आमदा है, तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां अलग हैं, और उसके ऊपर से राजनीति भी है। तो ये तो मैंने करेले पर नीम चढ़ा वाली स्थिति है। अजय जी, 3 लोगों से आपने सवाल लिए जी, और तीनों में घुमा फिरा करके एक ही सवाल आया है कि बेरोजगारी वहां ज्यादा है, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। नहीं, गलत बात यार मेरे भाई, मैंने अपनी बात नहीं की, जो सवाल समस्या होती बेरोजगारी। अरे साहब, पेट भरा होता है ना तो पत्थर नहीं उठता, भूखे पेट से आतंकवाद पैदा होता है। जम्मू वालों के पेट भरे हुए, आप कह रहे जम्मू वालों के पेट भरे हुए, आप कह रहे लद्दाख वालों के पेट भरे हुए। जम्मू कश्मीर हम बिल्कुल स्टेट, इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि जम्मू अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए। आप इसलिए बात कर रहे हैं, 3 प्रोविंस आप इसलिए बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक ही अलग किया जाए। उसको अनएम्प्लॉयमेंट की है नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने तो पूरी कोशिश की और वहां के लोगों को सुनने की परमिशन नहीं दी जा रही। वहां के जो भड़काऊ लोग हैं उनको पैसे देके, वरना अरे भाई सरकार ने पूरी कोशिश की है। आप कैसी बात कर रहे हैं? विकास के लिए पूरी कोशिश पैसा नहीं दे रही, वहां रिक्रूटमेंट हो रहा है, पैसा हो रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही। आज जितना बताइए आप मुझे, आज जितना जम्मू कश्मीर में विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है, देश के अन्य किसी राज्य में नहीं। क्यों पत्थर उठाए जा रहे हैं? उसके बावजूद पत्थर इसलिए उठाए जा रहे हैं कि वहां पे जो देश विरोधी ताकत है, जो कौन है वो लोग जो है पैसा दे के पत्थर। सागर साहब तो कौन? सागर साहब, क्या वो चीज, एक बात बताइए जिसकी वजह से लोग पत्थर नहीं उठाएं, लेकिन बातचीत करें, अमन हो, क्या एक कदम उठाया जाए? एक कदम जल्दी प्लीज। जनाब 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 मेरे ख्याल में आप कश्मीरियों के दर्द को समझो और इंशाल्लाह रहमान सब रास्ते खुल जाएंगे, और ईमानदारी और ध्यानदारी से बातचीत का सिलसिला शुरू करो। ईमानदारी ध्यानदारी से बातचीत होनी चाहिए और इंशाल्लाह रहमान रास्ते खुल जाएंगे। सागर साहब, ये दर्द तो समझते 70 साल बीत गए। यही है यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या दर्द है? एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक वो चीज जो आज कर दी जाए। नहीं, आप सुनते ही नहीं है दर्द, बताइए तो सही। देखिए बातचीत, जम्मू कश्मीर की एक शनाख्त है, आप उस शनाख्त को खत्म करने के लिए उसको आज तक खोखला किया गया है, उस शनाख्त को बहाल कीजिए। अरे सरकार आपकी रही है, सरकारें आपकी सरकारें रह चुकी है, उसके बाद भी कौन खोखला कर रहा है? तमाम नुमाइंदों से जाकर के बात करें। जनरल प्रसाद वाजपेयी जी के वक्त, चलिए यानी बातचीत जी जनरल प्रसाद जी, एक दूसरे की राजनीति बंद करें, कश्मीर के बारे में सोचें और उसके लिए डायलॉग करें सरकार के संग। ये पत्थरबाजी जो है ये नहीं चलेगी, इससे कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। अगर पत्थर बंद नहीं होंगे तो बातचीत कैसे होगी? देखिए पत्थर तो बंद होने पड़ेंगे ना। देखिए पत्थरबाजी को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पैलेट गन्स को भी डिफेंड अगर कश्मीर के वो नौजवान हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पत्थरबाजी बंद कीजिए। आप के जो मसाइल है वो हल किए जाएंगे, और जिनके कहने पे आप पत्थर मार रहे हैं, अगर उनका बेटा आपके साथ है पत्थर मारने में तब तो समझ में आता है। अगर उनका बेटा लंदन में पढ़ रहा है और तुम्हें पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। एक बात देखिए, इसमें पाकिस्तान का 101% हाथ है। पाकिस्तान को चेकमेट करें,
पत्थर फेंकने वालों को चेकमेट करें, डायलॉग शुरू करें, इसका आंसर है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान भड़का रहा है और युवक भड़कते जा रहे हैं, पर उनको समझना चाहिए कि उनका भविष्य जो है एक भारत के अंदर है और देख रहे हैं वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। राणा साहब, आपने स्टेट में इलेक्शन कराए हैं, 70% पोलिंग हुई है। आज आपको अगर बात करनी है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास करना तो इलेक्शन कराना बंद करिए और सेपरेटर से बात करिए। अगर हमने इलेक्शन कराए हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही बात होगी। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मत अलग अलग जरूर है, लेकिन अंततः निष्कर्ष एक है, बातचीत के जरिए ही तमाम समस्याओं का समाधान है, हिंसा के जरिए नहीं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।